और इस राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के सामने सहस्त्रों वर्षों से उत्पन्न होती जो चुनौतियां हैं और उसके समाधान के रूप में इस देश के युवा जो हैं हमारे समक्ष, उनको इस भाव के साथ मैं नमन करता हूँ, अपना अभिवादन करता हूँ कि महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी, पवन पुत्र के संबल में ना निखरेगी यह माटी। और इसलिए हम जब राम और हनुमान जी की बात करते हैं तो हमें उनके किष्किंधा, उनके वन प्रसंग, उनके संघर्षों की भी याद करनी पड़ेगी। और आज इस विराट हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति ने ये जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका उद्देश्य भी है कि हम अपने जो नारी शक्ति है वो अपने ममत्व को, स्वत्व को समझे और जो हमारा समाज है वह अपने स्वत्व को समझे। मित्रों, हम सभी ये जानते हैं कि संघ के 100 वर्षों की यात्रा अभी पूर्ण हुई है और संघ के यह 100 वर्ष की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। समाज में, दुनिया में, विश्व में कितने संगठन बनते हैं, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल चलते हैं और उसके बाद वो संगठन समाप्त प्राय हो जाते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। और प्रतिकारों के, विरोधों के, राजनैतिक मंसूबों को विफल करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष पूर्ण किया और आज हम सब भाग्यशाली कि हम उसके 27 सोपान पर यहाँ खड़े हैं। और आज जब बात होती है पूरी दुनिया में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की बात होती है, हमारे देश के आसपास अगर हम देखते हैं तो तमाम जो देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, जो अन्य देशों के साथ वहाँ की लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सौदा करके, आप ये सोचिए कि भारत का लोकतांत्रिक मूल्य इतना मजबूत क्यों है। भारत लोकतंत्र की जननी है और उसके पीछे जब मैं पाता हूँ कारण, तो उसके पीछे है सनातन धर्म। भारत भूमि पर सनातन धर्म की उपस्थिति ही भारत के लोकतंत्र की गारंटी है। और इसलिए हमें यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि भारत की देशभक्ति, पूरी दुनिया जब देशभक्ति की बात करती है तो वो देशभक्ति हमारी देशभक्ति से अलग क्यों है। और इसके लिए संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी जब देशभक्ति की बात करते थे तो वो कहते थे कि भारत एक सांस्कृतिक जीव सत्ता है, यह मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है। और जब हम एक देश को साक्षात भारत माता है, साक्षात सांस्कृतिक जीव सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम ये मानते हैं कि देशभक्ति मात्र भौगोलिक निष्ठा नहीं है। देशभक्ति वास्तव में एक राष्ट्र के सांस्कृतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक समर्पण है। और उस आध्यात्मिक समर्पण के कारण अभी हम लोगों ने सुना कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। मित्रों, वंदे मातरम क्या है? आज 150 वर्ष बाद देश की आज़ादी के इतने समय हो गए, लेकिन आज भी उसकी उपस्थिति हम क्यों महसूस करते हैं? और जब हम आज देशभक्ति की बात करते हैं तो एकाएक वंदे मातरम क्यों इतना प्रासंगिक हो जाता है? क्योंकि पूरे दुनिया की जितने भी देश, संस्कृतियां रही, सब ने भौगोलिक राष्ट्रों को और धर्म को, आध्यात्म को अलग माना। मात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां पर देशभक्ति और धर्म में, आध्यात्मिक शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। और इसीलिए वंदे मातरम में हमने कहा, तो ही विद्या, तो ही धर्म, तो हृदय, तो ही मर्म, बाहुते तुम मां शक्ति, हृदय तुम मां भक्ति, तो ही प्राणा शरीरे, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। तब जाकर यह देश आजाद हुआ है, जब हमने भारत माता को उस मूर्ति में, मंदिरों की मूर्ति में जागृत कर दिया। और उस समय, उस आजादी की क्रांति जब मशाल जल रही थी इस देश में, उसी समय 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इस देश को सोचा कि मात्र क्या कागजों पर देश की आज़ादी हो जाना ही आज़ादी मान ली जानी चाहिए? इस देश की आज़ादी के बाद इस देश का, इस सनातन संस्कृति का, इतनी बड़ी जो सांस्कृतिक चेतना है हमारी, उसका क्या होगा? और 1925 में
उसके पीछे के 50 वर्षों के तमाम विमर्शों को सोचते हुए, घनीभूत करते हुए, संगठित करते हुए 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो उस समय यह सोचा गया कि अब भारत जो मातृभूमि का टुकड़ा नहीं है, यह भारत माता है। अब इसको हम परम वैभवशाली भारत माता कैसे बनाएंगे, और हम सभी उस परम वैभवशाली भारत माता के बनने की यात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शताब्दी सोपान पर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसलिए हम सभी इस महायात्रा के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। हम इस पूज्य माँ की अर्चना के एक छोटे छोटे उपकरण हैं, और हम सभी को इस शताब्दी सोपान पर अपना कंट्रीब्यूशन सोचना होगा और करना होगा। मित्रों, जब संघ शताब्दी सोपान पर पहुंचा तो उसने सोचा कि हम इसके लिए कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम जो करते आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को और दृढ़ करेंगे। और फिर संघ ने सोचा कि परम वैभवशाली भारत कैसे बनेगा, जब देश एक तरफ सोच रहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। और विकसित भारत क्यों बनना है? क्योंकि विकसितम भारतम एवं विश्व कल्याण से आधारः, विकसित भारत ही संपूर्ण विश्व के कल्याण का आधार बनेगा। और इसलिए भारत को विकसित होना बहुत जरूरी है। और उस विकसित भारत बनने की यात्रा में पंच परिवर्तन के साथ संघ समाज के बीच में आया है। मित्रों, हमें इस शताब्दी सोपान पर यहाँ से जो लेकर जाना है वह 5 चीजें लेकर जानी है, और उन 5 विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ करूँगा। यहाँ पर हमारी मातृशक्तियाँ हैं, इसलिए मैं सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन की बात करूँगा। कुटुंब प्रबोधन क्यों जरूरी है? और आप एक लगातार पिछले कुछ 10-15 वर्षों से देख रहे हैं कि परिवार जो भारत का है उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। पूरे विश्व से क्यों हर वो प्रयास हो रहे हैं कि परिवार भारत का टूट जाए। मैं यहाँ पर आपको कोई धार्मिक और आध्यात्मिक विषय नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा, वो भी विश्व के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा दी गई डेटा, जो ये बताते हैं कि किस तरह से हावी होता हुआ उपभोक्तावाद ये चाहता है कि भारत की कुटुंब व्यवस्था टूट जाए। मित्रों, विश्व बैंक के 2022 की एक रिपोर्ट है कि एक आदमी जब परिवार से अलग अकेले रहता है, जो परिवार में नहीं रहता वो अकेला रहता है, और जो परिवार है, तो परिवार के साथ रहने वाला जो व्यक्ति है वो 40% अपनी आय का पैसा जो है वह बचाता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। अब जब विश्व बैंक की ये डेटा आपको 2022 की बताती है, यानी क्या है, उपभोक्तावादी जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऐसे संस्थाएं हैं, कंपनियां, वो चाहती हैं कि जब भारत का कुटुंब टूटेगा तो ये 40% जो पैसा है सिक्योरिटी का, ये बाजार में आएगा, और यह पैसा जो बाजार में लाना है, इसलिए भारत का कुटुंब व्यवस्था टूटनी चाहिए। मैकिन्जी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट है कि एक आदमी जो अकेले रहता है, वह आदमी अकेले रहने पर सामान्य रूप से जो फैमिली में रहता है उससे 25% ज़्यादा पैसा खर्च करता है। उपभोक्तावादी जो शक्तियां हैं दुनिया की, वो चाहती हैं कि वो 25% पैसा कुटुंब में टूटेगा तो बाजार में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूरोप की जो विकास दर है वो स्लो हो गई है, अमेरिका की विकास दर स्लो, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत की क्रय शक्ति और भारत की युवा शक्ति। तो इसमें जो हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, डिलॉयट का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि पर्सनल वेलबींग का जो पूरा मार्केट है इस समय दुनिया का, वो लगभग $2 ट्रिलियन का हो गया है। भारत की पूरी जीडीपी हमारी जो है $4 ट्रिलियन पे अभी है। इससे आप समझ सकते हैं कि पर्सनल केयर, इंडिविजुअलिटी, पहले घर में सबके पूरे घर का एक तौलिया होता था, अब सबका अलग अलग तौलिया है, सबके अलग अलग फोन है। ये जो उपभोक्तावाद है, इसकी शक्ति ये बता रही है कि जब भारत का कुटुंब टूटेगा तभी उपभोक्तावादी शक्तियां और पनप पाएंगी। और ऐसे में जब भारत का कुटुंब टूटेगा तो इसमें सबसे बड़ी हानि किसकी होगी? मैं ये मानता हूँ कि विकसित भारत बनाने के लिए विकसित समाज होना जरूरी है, और विकसित समाज बनाने के लिए विकसित परिवार होना जरूरी है। और इसीलिए जब भारत का परिवार मजबूत होगा तो वह देश मजबूत होगा, और देश से पूरे विश्व में शांति आएगी। और इसीलिए यहाँ पर सारे लोग, ये सोसाइटी है, गौर सिटी सोसाइटी है, यहाँ पे परिवार रहते हैं। और मैं ये आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा
कि इस उपभोक्तावादी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से अगर कोई सबसे मजबूती से लड़ सकता है तो हमारी मातृशक्ति लड़ सकती है। और ऐसा नहीं है कि कोई नई शक्ति है, हमारी मातृशक्तियों ने ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। इस्लामिक संघर्ष 711 ईस्वी से शुरू हुआ, तो सबसे पहले हमारी मातृशक्तियों ने जौहर किया, उसके बाद हमारे पुरुषों ने साका किया जाकर युद्ध के मैदान में। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और आज भी अगर हमारी संस्कृति को बचाने का सबसे बड़ा दायित्व है हमारी मातृशक्तियों पर है। और मित्रों, आज के समय में विवाह संस्था पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसको लोग सोच रहे हैं टूट जाए। फ्री सोल संस्कृति, डिंक, डबल इनकम, नो चाइल्ड, ये सारे जो विषय हैं वो व्यक्ति को एकाकी करने के लिए है। व्यक्ति एकाकी होगा तो उससे वो क्या करेगा, वो बाजार का हिस्सा बन जाएगा, बाजार का उपकरण बन जाएगा, वह धर्मांतरण का उपकरण बन जाएगा, वह क्लबों का उपकरण बन जाएगा, वह नशे का उपकरण बन जाएगा। और वो इस तरह से सभी जो धर्मांतरण की शक्तियां हैं, जिहाद की शक्तियां हैं, वो सबका अच्छा खासा भोजन बन जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि परिवार टूटे। और इसीलिए हमें अपने परिवार के अंदर अपने खाने को बचा कर रखना है, अपनी बोली को बचा कर रखना है, अपने पहनावे को बचा कर रखना है, अपने पूजा पद्धति को बचा कर रखना है, अपने तीर्थाटन को बचा कर रखना है, और अपने घर की जो एक विशेष प्रकार की उसकी होती है, वास्तु होता है, वो बचा कर रखना है। और मैं मानता हूँ कि ये 6 चीज़ें अगर हम बचा के रखेंगे तो हमारी समस्याएं, हमारा जो कुटुंब है वो एनलाइटन हो जाएगा। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपके पास बेटा है, बेटी है, उसको आप हफ्ते में 1 दिन अपने साथ खाना बनाने में शामिल करिए। और हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसा जरूर करिए कि किसी भी स्थिति में आप पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाइए। आप मेरा ये सूत्र वाक्य अपने साथ लेकर जाइए, एक साथ कुछ भी हो जाए हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। हम सब हफ्ते में 1 बार अपने बच्चों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यही वो शक्ति है। आपको लग रहा होगा ये कितनी छोटी सी बात है, यही वो शक्ति है जो कुटुंब का प्रबोधन करेगी, एनलाइटनमेंट ऑफ द फैमिलीज करेगी। अब मैं दूसरी बात करता हूं स्वत्व की। स्वत्व क्यों जरूरी है? बांग्लादेश में क्या हुआ आप सबने देखा, नेपाल में क्या हुआ जंजीर के द्वारा क्या देखा आपने, श्रीलंका में क्या हुआ देखा आपने। पता है इन सब चीज़ों के पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि उस राष्ट्र में स्वत्व का अभाव हो गया है। वहाँ पर धार्मिक भावनाएं तो जिंदा है लेकिन राष्ट्रीय भावनाएं मर गई हैं। और इसीलिए उस स्वत्व के अभाव के कारण राष्ट्र समाज विखंडित हो गया। भारत के अंदर जब स्वत्व का बोध जगेगा, हमारी सरकारें काम कर रही हैं, हम जो है आर्थिक रूप से स्वत्व की तरफ जा रहे हैं, R&Ds की तरफ स्वत्व की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना बोध भी सोचना चाहिए कि हमारा स्वत्व कैसे बचेगा, हमारे संस्कार कैसे बचेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप बताइए कि सिंदूर, चूड़ी और बिंदी पर इतने आघात हुए कि धीरे धीरे हमारी मातृशक्तियां उसको छोड़ रही हैं। लेकिन आप बताइए उसी समय में मंगलसूत्र पर कोई आघात नहीं हुआ। वह तमाम महंगे महंगे गिफ्ट और इन सारी चीज़ों में सम्मिलित हो गया। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि सोने के व्यापार के पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं। वो आपको ये जाहिर ही नहीं होने देंगी कि आप मंगलसूत्र छोड़ो, लेकिन सिंदूर, बिंदी, चूड़ी बनाने वाले बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इसीलिए आपको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन चीज़ों को रिटेन करिए। आप अपने घर में कुछ ऐसे अपने परिधान सांस्कृतिक रखिए जिसको समय समय पर पहनिए। यह स्वत्व का बोध है। अब बात आती है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समरसता की। यह हमारा जो सामाजिक समरस समाज है, पूरे दुनिया में आप देखिए जितनी भी समस्याएं हैं, सामाजिक विखंडन से ही किसी भी राष्ट्र का विखंडन हुआ। चाहे वो आप ईस्ट तिमोर की घटना देख लीजिए, चाहे आप वर्तमान में अन्य किसी भी घटना देख लीजिए, भारत के विखंडन की भी लिए सामाजिक विखंडन ही जिम्मेदार था। अगर समाज नहीं टूटता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। तो समाज का विखंडन रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती है। हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमने पिन पॉइंट अटैक किया जो है आतंकवादियों पर, हमने वहाँ के सिविलियंस को नहीं मारा। यह हमारा ग्लोबल कमिटमेंट है पूरे विश्व के साथ कि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सामाजिक समरसता क्यों जरूरी है? यह देश सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं करता है।
सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की बात करता है। हम समाज के रूप में तब हमारा उन्नयन होगा जब हमारे समाज के सबसे कमजोर आदमी सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट होगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे समाज का भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति हमारे समाज का इतना अकेला ना हो जाए कि वो आत्महत्या कर ले। मित्रों, अभी हमने देखा कि गाजियाबाद में 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। वो एक गेम खेल रहे थे। ये घुसपैठ है बाहरी संस्कृतियों की, तकनीकी के द्वारा, गेम के द्वारा। और सोचिए उन 3 बच्चियों को परिवार के अंदर ही किसी को इतना समय नहीं था कि उसको काउंसिल कर सके। इसीलिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है और हमें इस विषय पर बहुत अधिक काम करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि हम समावेशी बहुलता की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड प्लूरलिज्म की बात करते हैं। भारत की संस्कृति मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करती कि एक कड़ाहे में सबको लेकर उबाल दिया, सब एक ही किताब पढ़ेंगे, सब एक ही पूजा पद्धति करेंगे। नहीं, भारतीय संस्कृति एक रंग बिरंगे मोज़ैक में विश्वास करती है, जहां पर हर व्यक्ति अपनी अपनी पूजा पद्धति, मान्यता, पहनावे, खान पान के साथ एक दूसरे के साथ मित्रवत होता है। और इसीलिए हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है। मित्रों, आप सोचिए पूरी दुनिया में सबसे संरक्षित समाज कौन है? अंडमान निकोबार में रहने वाला सेंटिनली समाज। और यह सनातन धर्म को इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि हमने उनके ऊपर कभी कोई धर्मांतरण नहीं सोचा। हमने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू हो जाए, हमने कहा कि वो जैसे हैं हम उनको स्वीकार करेंगे। और सेंटिनली समाज आज तक अलोन उसी तरह से हमने उनकी उस संप्रभुता को स्वीकार किया। यह भारत का भारतीय संस्कृति है। हमने किसी का बैप्टिज्म नहीं किया, हमने किसी को इस्लामिक धर्म में नहीं बदला। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि भारतीय संस्कृति इसीलिए इतनी अक्षय बनी रही क्योंकि हमने किसी का बलपूर्वक धर्मांतरण नहीं किया। और सामाजिक समरसता हमें इसीलिए बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हम बिंदी और कंगन पहनते हुए आ रहे हैं और इस 10-20 साल के अंतर्राष्ट्रीय कुचक्रों ने इसको हमारे हाथ माथे से हटा दे रही है। यह सोचने की बात है कि हम कितनी बड़ी सांस्कृतिक कालखंड और परंपराओं को खंडित करने जा रहे हैं। यह तब होगा जब हम इस बोध को समझेंगे। मित्रों, इसके अलावा नागरिक कर्तव्य, इस राष्ट्र के लिए देशभक्ति अगर नहीं रहेगी तो ऐसा धर्म जो देशभक्ति न सिखाती हो वो धर्म बेकार है, वह मजहब बेकार है। और इसीलिए नागरिक कर्तव्य बहुत आवश्यक है। नागरिक कर्तव्य, जब आप इस समाज में रहते हैं तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यह बिजली जो हमें हमारे घर में मिल रही है उसकी कीमत मात्र 6 रुपए 7 रुपए नहीं है। इसके पीछे हमारे कितने ग्रामीण बंधुओं को, गिरिवासियों को विस्थापित होना पड़ा और तब जाकर हमें बिजली मिलती है। और इसीलिए इसका समुचित प्रयोग होना चाहिए। मित्रों, आप आज मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं, आप सोचते हैं कि हमने तो मोबाइल पैसा देकर रिचार्ज करा लिया, हमें डेटा मिल गई, अब हम स्वतंत्र हैं। यह देश महाभारत काल में सोचता था तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी त्याग में भोग करिए। अगर आपके पास डेटा है आपके मोबाइल में तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि इस देश के डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर को चलाने के लिए 50,000 घरों की बिजली लगती है। आपको ये सोचना होगा कि जब आप एक मोबाइल में 1.5 घंटे का कोई OTT मूवी देखते हैं तो उसमें 1.5 से 2 GB 3 GB डेटा लगती है और उसके पीछे लगभग 400 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। और इसीलिए मैं आपको जब पर्यावरण संरक्षण की बात करूंगा, कोई भी इस तरह की बात, तो यहाँ से नागरिक बोध आएगा। यह देश हमारा है और इसीलिए यहाँ की मिट्टी, पानी सब कुछ हमारा है। यह बोध आप जब बनाएंगे, नया एक फैशन बनाएंगे इस चीज़ का, तब आप एक उत्तरदायित्व, संघ के चौथे नागरिक कर्तव्य को समझेंगे और उस तरफ बढ़ेंगे। जो अंतिम 5वीं बात है पर्यावरण संरक्षण की। मित्रों, पर्यावरण संरक्षण, ये 10, 20, 50 साल से लोग इसको एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो है किताबों में पढ़ रहे हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का, कुटुंब का, दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग है। यह किताबी विषय नहीं है। पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। आप पूरे देश में जाइए, आपको मंदिरों के वास्तु में एक समानता मिलेगी, जिसको हम नहर या पोखरा कहते हैं, ताल कहते हैं। हर मंदिर वास्तु के साथ आपको मिलेगा, कूप मिलेगा। तमिलनाडु चले जाइए, उसको सीरी बोलते हैं। आप चले जाइए, आप गुजरात में, वहाँ पर बावड़ियाँ बोलते हैं। आप हर समय हर जगह जाइए। अब आप इसमें विचार करिए, परिवर्तनों को सहेजते हुए हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्टेब्लिश किया है। और इसलिए मित्रों, हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़
ये आज लोग नारा दे रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री हमें सिखाई जा रही है, जबकि एग्रो फॉरेस्ट्री हमारे जीवन का इंटीग्रेट अंग है। आप अपने घरों में हर्ब्स लगाइए, तुलसी लगाइए, अपने बच्चों को बताइए, हफ्ते में 1-2 दिन उनको आप खुरपा दीजिए, उनसे कहिए कि तुम श्रम करो। और इसमें शर्म की बात नहीं है, आपका ये राधा कृष्ण पार्क भी अपना है और आपके बगल में जो झील वाला पार्क वो भी आपका अपना है। आप मिलकर RWA के साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है, आप खुद ये चीज़ें करिए, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, इससे हमारा देश महान बनेगा। और ये जो 5 स्व समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण संरक्षण है, मित्रों ये बताइए कि यह पूरे समाज में सब कोई कर सकता है, चाहे वह संघ को मानता हो न मानता हो, वह भी इस पे सहमत है कि ये 5 चीजें करके ही देश परम वैभव पर जाएगा, विकसित भारत बनेगा। और इसीलिए दोस्तों, ये 5 विषय आप अपने साथ लेकर जाइए, इसके बारे में जानिए, अपने बच्चों को बताइए और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करूंगा और अंतिम भारत माता की वंदना करूंगा कि रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। भारत माता की